हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी, प्यारे मेरे भाई बहन सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी साथी जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे हम अपने एक शानदार से सेशन को, जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2। जनरली इस चैप्टर को हम एक ही क्लास में खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पेपर में चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से 2 क्लासेस में, आज की क्लास में हम अपने इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। इस चैप्टर की जो बेसिक बातें थी या जो जरूरी बातें थी, उन्हें मैंने आपको अलग अलग क्लासिफाइड, अलग अलग तरह से बता दिया। एक तरफ मैंने लैंग्वेज बता दी, एक तरफ मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक तरफ टाइम ड्यूरेशन बता दिया, एक तरफ कौन से कंप्यूटर बने वो बता दिया। ओवरऑल अगर देखो तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं उतना ही है, लेकिन अगर मैं और विस्तार से बात करूं तो हम अब एक जनरेशन का नाम और उसके अंदर की सारी क्वालिटीज एक साथ जान रहे थे, जिसमें हम अपनी पहली जनरेशन को कंप्लीट कर चुके थे, जो थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की, इसे हम अच्छे से कर चुके थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं हर वो भाई बहन जो इस वीडियो को देखेंगे वो इससे पहले वाली, यानी कि हमारी कंप्यूटर की पीढ़ी वाली जो पहली क्लास है उसे कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्लास को शुरू करने से पहले सेकंड जनरेशन कौन सी है मेरे भाई, सेकंड जनरेशन। तो मैंने, आप सब मुझे खुद से बताएंगे, ठीक है, तो आप मुझे खुद से बताएंगे मेरे भाई कि जो हमारी सेकंड जनरेशन होती है, जो हमारी सेकंड जनरेशन होती है आपके कंप्यूटर की, इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, है ना। इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग मेरे भाई किया गया था। तो कल की ही क्लास में मैंने आप सभी को बता दिया था कि भैया जो हमारी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी होती है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1956 से 1963-64 के अप्रोक्स रहता है। और इसमें आपका प्रयोग किया जाता है किसका, इसमें प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का। इसका वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि ट्रांजिस्टर्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब होने लगा, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में होने लगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन तीनों में भी किसी एक का नाम ज्यादा निकल करके आता है ना। तो हम कहेंगे, बिल्कुल, तो हम कहेंगे भैया सोकले। कौन है जी, हम कहेंगे, अगर एक नाम आएगा तो वो आपको सोकले का देखने के लिए मिलेगा, है ना, सोकले का देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा बार्डीन, है ना, ब्रेटेन एंड सोकले, इन तीनों लोगों ने मिलकर के 1947 में ट्रांजिस्टर को बनाया था। कब, 1947 में ट्रांजिस्टर को मेरे भाई बनाया था। और इन दिस मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क वर यूज्ड टू स्टोर डेटा सिक्योरली, यानी कि इनमें, यानी कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, इनमें डेटा को भविष्य के लिए संभाल कर रखने के लिए, है ना, संभाल कर रखने के लिए, भविष्य के लिए संभाल कर रखने के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, आप कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हमारा किया जाता है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। अगर मैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में की स्पीड की बात करूं कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कितनी होती थी हमारी, तो हम और आप कहेंगे कि भैया माइक्रो सेकंड होती थी। कितनी होती थी वो मेरे भाई, माइक्रो सेकंड इसकी स्पीड होती थी। तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं जो तुम्हें देखने होंगे, याद करने होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आज की क्लास में एंड में जो जो कल पढ़ा है तुमने, जो जो आज पढ़ा है, उस सब को मात्र एक पेज पर देने का प्रयास करूंगा और तुम खुश हो जाओगे कि हाँ जी ये बहुत शॉर्ट में आपने हमें दे दिया, हम इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में 1956 से लेकर 1964 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। विलियम शॉकले ने 1947 में इसे बनाया था, इसमें मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था और इसकी स्पीड माइक्रो सेकंड में मापी जाती है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका जो साइज है, आकार जो है,
वो कम होता चला जाएगा, है ना, वो हमारा मेरे भाई कम होता चला जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? तो ध्यान देंगे कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है हमारी, इसमें असेंबली भाषा, कौन सी, असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज टू वर्क इन दिस विच वॉज ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। इसमें कार्य करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जो कि मशीन भाषा की तुलना में कैसी थी मेरे भाई, जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान थी। ठीक है, इस असेंबली लैंग्वेज को किसने बनाया? तो इस असेंबली लैंग्वेज को बनाने का जो श्रेय है वो कैथलीन बूथ को जाता है। किसे जाता है? आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में यूज होने वाली भाषा असेंबली लैंग्वेज को बनाया था। तो हम और आप कहेंगे कि भैया कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में यूज होने वाली जो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, उसे कैथलीन बूथ के द्वारा बनाया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा, हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुआ था, मैनुअली काम किया जाता था। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की बात करता हूं तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल, है ना, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किसमें किया गया था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम की जगह पर इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का यूज हुआ था और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का आपका यूज होने लगा। तो यूज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंस्टीड ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। कोबोल और फोर्ट्रॉन, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, उसे मैं दूर करूंगा बहुत अच्छे से। तो हमारा आप कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन, कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास जस्ट स्टार्टिंग इसी सन में हो गई थी। ठीक है दोस्त, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब जो बात मैंने कल बताई थी आपको कि प्रत्येक कंप्यूटर में एक चीज नॉर्मल सी लिखी रहेगी कि ये बहुत बड़े होते थे, ये ऐसे थे वैसे थे, तो वही चीज जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ेंगे उनमें सुधार मिलता चला जाएगा। जैसे कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक भरोसेमंद, अधिक विश्वास पात्र, आकार में छोटे हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, लाइट की खपत कम होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी, गर्मी कम फेंकने लगेगा और चलाना आसान होगा, है ना, वह कम वजन और अधिक गति। तो इट इज मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलर इन साइज, लेस लाइट कंजप्शन, लेस वेट एंड मोर स्पीड। स्पीड कैसी होती है इसकी? ज्यादा होती है। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर आखिर कौन कौन से बनाए गए थे, तो बनाए बहुत सारे गए थे, उन सब के मैंने नाम भी आपके सामने लिख दिए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि भैया इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो इंपॉर्टेंट आप देखोगे अटलस और हनीवेल 400, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा CDC 1604 एक इंपॉर्टेंट है, यूनिवैक 1108 1107 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 कंप्यूटर ऐसे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो हैं सारे, ये सब बने थे, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मुझे तो बहुत ही डिटेल में जाना है, तो भाई ये बहुत डिटेल में सारे नाम तुम्हें यहाँ पर दिए गए हैं। अदरवाइज ये जो मैंने नाम बताए हैं नॉर्मली इनसे आपसे सवाल पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब देखोगे जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था एक बहुत बड़े हॉल में कंप्यूटर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आए तो कंप्यूटर का साइज थोड़ा सीमित हो गया। ट्रांजिस्टर याद रखने की कोई जुगाड़ से, वैसे तो आप इसे याद रख ही लेंगे आसानी तरीके से, लेकिन आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है मेरे भाई, है ना। ट्रांजिस्टर क्या है कि ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। अब देखते होंगे ये कैसी दिखाई दे रही है, तो जो हमारी बहनें बालों में क्लिप लगाती है ना, क्लिप चीमटी जिसे कहते हैं, ये कुछ वैसी दिख रही है। और जनरली हमारे घर पे जो बहनें मम्मी या भाभी वगैरह जो क्लिप लगाती हैं उसमें 2 पिन होती हैं। कितनी? 2 पिन होती हैं बालों को सेट करने वाली में।
तो ये कैसी दिखता है ट्रांजिस्टर, बालों में लगने वाली क्लिप की तरह। और क्लिप कैसे होते हैं हमारे, तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो क्लिप है उसमें 2 पिन होती हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी किस में होने लगा मेरे भाई, ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ही होने लगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारी यहाँ पर कंप्यूटर की एक दूसरी पीढ़ी कंप्लीट हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। बहुत स्लोली स्लोली हम चीजों को लेकर के चलेंगे, है ना। मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगा, सब कुछ तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारी दूसरी पीढ़ी है, अच्छा वो पिन बोलते हैं, बोलते होंगे बहन, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते थे। ठीक है, लेकिन उसी के जैसी दिख रही है थोड़ी सी। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, शॉकले ने, विलियम शॉकले ने इसे बनाया, और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप का इसमें प्रयोग होने लगा था। माइक्रो सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती थी। असेंबली लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया था, और इस असेंबली लैंग्वेज को कैथलीन बूथ के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। और असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ इसी जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनका उनका प्रयोग भी इसमें किया गया था। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब देखेंगे कि यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद है, पहले से ज्यादा विश्वास पात्र हो जाएगी भाई। उसके बाद जगह कम घेरेगी, ठीक है, लाइट कम खाती थी, वजन कम था, और आसानी से हम आप इसे चला सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज हुए, एटलस, हनीवेल, सीडीसी, ये सारे हमारे इसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी की। तो जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है मेरे भाई, सर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, स्पीड आपकी ज़्यादा लग रही है दोस्त, आई एम सॉरी टू से, बट मैं पहले ही क्लास में तुम्हें बता चुका था कि अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाओगे तो तुम नहीं बना पाओगे और तुम्हारे साथ ये समस्या आएगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और सिर्फ फोकस के साथ क्लास देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हें स्पीड बिल्कुल भी तेज नहीं लगेगी। ठीक है, आप इस बात को क्यों नहीं समझने को तैयार हो रहे कि हमें इमला नहीं लिखनी है, ये कंप्यूटर विषय है, इसे जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ज्यादा। कई दोस्तों का तर्क क्या होता है, अरे पीडीएफ से ही पढ़ना होता तो हम खुद ही पढ़ लेते। मेरे भाई एक बात बताओ, पीडीएफ बोलेगी क्या? पीडीएफ से पढ़ने का फायदा इसलिए होता है कि तुम उतारने की बजाय समझने पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। मैं तुम्हें 2 लाइन लिखवा दूंगा, मैं समझाऊंगा कब? फिर मेरी पीठी तुम्हारी तरफ रहेगी आधे से ज्यादा क्लास में। तो मैंने कल आपको लिखवाया भी, जहां पर शॉर्ट में चीजें दी होंगी वहां पर मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन जहां पर जरूरत पीडीएफ की है वहां पर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने हैं, और अगर आप फिर भी बनाना चाहते ही हो कि नहीं मैं तो बनाऊंगा ही, तो आप इस क्लास को 1 घंटे बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। जब आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो वहां पर तुम, जैसे मैंने कुछ भी बोला, समझ लिया, पोज कर दिया, उतार लिया, फिर आगे बढ़ा ली, फिर भाई ऐसे करके आप देखो। लाइव क्लास में तुम्हें साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें अपना सारा फोकस क्लास की तरफ रखना है, क्योंकि अगर आप देखते हुए नोट्स बनाओगे तो आप समझोगे ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, और ऐसे आप साथ के साथ चीजों को समझते हुए चलोगे। ठीक है भाई, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम गैप है वो होता है हमारा 1964 से, कौन सा, 1964 से 1971, है ना, 1964 से 1971। ओके, इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया? तो अब यहां पर ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का आविष्कार, या मैं कहूं आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है दोस्त, आईसी चिप का यूज हमारा यहां पर होने लगा। आईसी चिप वॉज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी को हम क्या कहते हैं? तो आईसी को मेरे भाई हम और आप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कह रहे होते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो हम और आप कहेंगे कि आईसी चिप का जो आविष्कार है वो जैक किल्बी ने किया था मेरे भाई। किसने किया था? जैक किल्बी ने। कब किया था? तो आप और हम कहेंगे कि 1958 में किया था। ठीक है, तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग होने वाली आईसी चिप का प्रयोग का आविष्कार किसने किया था? तो हम कहेंगे 1958 में जैक किल्बी ने किया था। ठीक है, आईसी चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो मैं आपको पहले भी बताया था, सिलिकॉन व
जर्मेनियम की बनी हुई होती है। आईसी चिप्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसमें कौन सी यूज हुई थी लैंग्वेजेस? तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया गया था मेरे भाई? तो इसमें हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था। अब क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी है तो इसके कंप्यूटर पहली और दूसरी दोनों पीढ़ियों से अच्छे होंगे, है ना। दोनों पीढ़ियों से कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो वेरी लेस साइज एंड वेट स्पीड फास्टर मोर रिलायबल देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज व वजन में बहुत कमी आ गई, स्पीड तेज हो गई, अधिक विश्वसनीय हो गए। इन वाली लाइन को तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है। इतना बेसिक समझ आपके अंदर होगी कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही हैं तो उसकी जो खूबियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी जो कमियां हैं वो घटती जा रही हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग है वो किया जाने लगा, जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। और अब जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, इसमें अब कंप्यूटर एक ही व्यक्ति आसानी से चला सकता था, इतने छोटे ये कंप्यूटर हो चुके थे। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति आसानी से चलाने में सक्षम था। द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज इन विच ऑल द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द सिस्टम बिकम ऑटोमेटिक, ओनली वन पर्सन वॉज एबल टू ड्राइव। इसमें किस किस का प्रयोग, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुए? तो रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सवाल पूछता है, ये भी हमारा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से ही संबंधित है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। जी हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के होते हैं। किसके होते हैं? तीसरी के होते हैं। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे अब इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम, दूसरी में मैग्नेटिक कोर और तीसरी में आप देखोगे मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो हम और आप कहेंगे मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा। और अब स्पीड कितनी हो गई? नैनो सेकेंड। पहली पीढ़ी में स्पीड कितनी थी? मिली सेकेंड। दूसरी में माइक्रो सेकेंड। तीसरी पीढ़ी में हो गई नैनो सेकेंड। अभी आपको एक समस्या आ रही होगी कि सब कुछ हौच पौच हो जा रहा होगा और बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा होगा आपको कि भैया पता नहीं किस तरह से, मतलब हम इन्हें याद कैसे रख पाए, क्योंकि हम तो भूल जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10 मिनट और दो मुझे, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। जब आप कंपेयर करके याद करोगे बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलो। अब जो कंप्यूटर की ये आपकी तीसरी पीढ़ी है ना, इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम और रोम का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, इनका प्रयोग होने लगा था हमारा। ठीक है, और इसमें आपके मिनी कंप्यूटर यानी कि छोटे कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये वगैरह चालू हुए। यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। तो जो मेरे भाई क्रिस का गाना सुनाता है, तो भैया क्रिस मूवी कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? कोई मिल गया, और उसमें वो जो जादू आता था, पौ 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 ऐसे करता था जो, वो यही वाले कंप्यूटर आपने देखे होंगे उस मूवी में जरूर, है ना। तो वो उस टाइम पर हमारी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी? तीसरी। ठीक है जी, ओके। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे थोड़ा सा। 100% क्लियर ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बता दो 60% भी क्लियर है क्या? 100% थोड़ी देर में मैं कर दूंगा। बताओ, यहां तक की बात क्लियर है दोस्त? जो इंपॉर्टेंट हो उसको जरूर, बिल्कुल भैया, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक भी कर दूंगा। सर अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। तो आप बाद में और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको नोट्स की ऐसा नहीं है कि जैसा मैं लिखा रहा हूँ डिट्टो वही उतार लेना है। आप अपने मुताबिक अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि जो आपको समझ में आ जाए। आपको बेचने थोड़ी ना है वो मार्केट में। जिस भी तरह से आप लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख करके शॉर्ट नोट्स बना लो। कंप्लीट डिटेल तो यहाँ पर है ही। अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो बोर्ड पीडीएफ देख ली, हैंड रिटन नोट्स देख लिए, दोनों चीजें देख ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी।
कौन सी है मेरे भाई? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि इन कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों में से वो कौन सी पीढ़ी है, वो कौन सी जनरेशन है जिसे जिसने मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी, है ना, वो कौन सी है? तो हम क्या कहेंगे? तो मेरे भाई वो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले की जो पीढ़ियां थी, इससे पहले की जो जनरेशन थी, उनमें जो कंप्यूटर है वो वैज्ञानिक वगैरह ही, आविष्कारक वगैरह ही खुद में ही काम कर रही थी। वो जनरल लोगों के लिए नहीं हो पाए थे, तब तक उतने आम नहीं थे कि हर किसी के घर पे हो। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी आई आपकी, इस चौथी जनरेशन में राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा भारत में कंप्यूटर लाने के लिए, है ना। मैं किसी भी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो बात है वो मैं टीचर हूं, मेरा बताने का काम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जो कंप्यूटर हर एक घर में यूज हो रहा है आज के टाइम पे, हर एक दुकान पर आसानी से चल रहा है, तो इस पर बहुत ज्यादा काम किया था कि उन्होंने, राजीव गांधी जी ने। इसीलिए उनके नाम से एक संस्था भी चलती है, RGCSM करके, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ऐसे कुछ, है ना। तो हम कहेंगे जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, इसे ही क्यों क्रांति कहा जाता है? इसमें कैसी क्या हो गया इसमें? तो देखो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी, इसमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जिसे आप और हम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना, जिसे आज आप और हम आधी से ज्यादा दुनिया जिस पर काम कर रही है ना, वो बना आपका। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनेट की भी शुरुआत यहीं से हुई, है ना। इंटरनेट की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहीं से हुई थी। एक भाई कह रहे हैं सर कल तो आपने 85 बताया था, बिल्कुल 85 बताया था, लेकिन मैंने उसके साथ एक बात और आपको बताई थी कि तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ये इससे आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना, एज इट इज चीज़ें तुम्हें याद नहीं करनी है ना। चलिए, तो हम क्या कहेंगे कि दिस जनरेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ये जो आपकी क्या थी, जनरेशन थी, ये इस कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी साबित हुई, क्योंकि इसी में बहुत बड़े बड़े काम हुए। प्रॉपर छोटे कंप्यूटर यहाँ से बनने लगे, हर व्यक्ति के घर तक कंप्यूटर, भारत में नहीं आ पाए थे लेकिन विदेशों में इन पर काम बढ़िया तरह से चालू हो गया था। तो हम कहेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता है। आकार में फिर कमी आ गई, अधिक प्रभावशाली हो गए, विश्वसनीय, अद्भुत, गतिमान, बहुत बढ़िया स्पीड देने लगे, अधिक मेमोरी की क्षमता, एसी की जरूरत खत्म। अब जो ये कंप्यूटर थे ये गर्मी नहीं फेंकते थे, और यहां पर जो एसी की जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी थी। बिग रिडक्शन इन साइज, मोर इफेक्टिव, रिलायबल एंड अमेजिंग स्पीड, मोर मेमोरी कैपेसिटी। माइक्रो कंप्यूटर, अभी हम आगे की जो मंडे को हमारी क्लास होगी उसमें हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब आपके साइज, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हैं जिन्हें आप और हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे आप और हम चलाते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इनकी शुरुआत इसी से हुई थी। इससे पहले जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे, पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें आप और हम यूज करते हैं, ठीक है। और स्पीड अब कैसी हो गई? पीको सेकंड में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी थी हमारी स्पीड? तो हम कहेंगे कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसमें हमारी बताएंगे मिली सेकेंड, दूसरे में माइक्रो सेकेंड, तीसरी में आपकी नैनो सेकेंड, चौथी पीढ़ी में हमारी हो गई पीको सेकेंड। कौन सी? पीको सेकेंड। ठीक है दोस्त, बताइएगा एक बार आप सभी मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तीसरी पीढ़ी, कोई बात नहीं है दोस्त, इनसे परेशान मत होइए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये जो डेट दी गई है इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एज इट इज डेट तुम्हें तुम्हारे पेपर में भी नहीं मिलेगी। जो पूरा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का, ऊपर नीचे होने का, कम ज़्यादा होने का, वो मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था, है ना। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? तो इस आपकी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSIC मेनली इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हो गया था। तो VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, और जो LSI होता है ना, एक LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
उसमें 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है। अब आप सोचो कि जहां पर, अब आप सोचो मेरे भाई कि जहां पर आप देखेंगे, जहां पर तुम 3 लाख ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो वहां पर एक ही चीज यूज हो जाए, एक छोटी सी डिवाइस, तो जगह तो अपने आप ही कम हो जाएगी ना, कंप्यूटर तो अपने आप छोटे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है। तो VLSIC माइक्रो प्रोसेसर है, इसका प्रयोग कब किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो शुरुआत है वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी से ही हुई थी। तो इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट LSI एंड VLSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड। दिस LSI circuit has the capacity to work equivalent to 3 लाख ट्रांजिस्टर विच इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप। और माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किसमें किया गया? तो वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में ही हमारा किया गया था। ओके, इसमें कौन सी भाषाएं प्रयोग हुई? तो देखो अब कंप्यूटर को ये वाला रूप मिल गया, ये वाला, इतने छोटे हो चुके थे अब कंप्यूटर आपके। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? तो C++, SQL, जिनमें एग्जामिनर ने अभी हाल ही में कुछ दिनों में कई बार पूछी है ये वाली SQL। ठीक है, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मेनली आपकी SQL लैंग्वेज है। इंटरनेट की शुरुआत इसी में हुई थी, जो इंटरनेट है हमारा उसकी शुरुआत इसी में हुई थी। लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी चीजें यहीं पर हुई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी तरीके के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड, इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज आप और हम क्या कर रहे हैं, जो फोन चला पा रहे हैं इतने आसानी से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़ी आसानी से, 2 साल का बच्चा भी फोन चला लेता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वे GUI बेस्ड है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये चलाना आसान होता है, इनमें चित्र, इमेज, वीडियो दिखती हैं तुम्हें, इसलिए। ठीक है ना, तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीजें हमारी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी से संबंधित मेरे भाई हैं। और इसके बाद हम आखिरी पीढ़ी पर चलते हैं, और फिर जो भी आपकी समस्या है सारी समस्याओं का निवारण एक पेज पे तुम्हें मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या? आओ कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को जानते हैं। तो 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी 85 से अब तक, इन कंप्यूटर में VLSIC और ULSIC और AI, तो मेनली अगर पूछा जाए तो ULSIC और AI के बारे में पूछा जाता है कि इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, VLSIC, ULSIC एंड AI टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन दीज कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की भी क्षमता धीरे धीरे आने लगी। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ कई प्रोसेसिंग हो सकते हैं, कई काम हो सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, AI, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, विजुअल रिकॉग्निशन, ये सभी चीजें इस कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में ही आई हमारी, है ना। किस में आई मेरे भाई? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। अब इसमें स्टोरेज की क्षमता सबसे अधिक हो गई, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा। लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो जावा, पाइथन, प्रोलोग जैसी लैंग्वेज यूज होने लगी। अलग अलग साइज के कंप्यूटर आने लगे। इंटरनेट और अच्छे से आ गया। मल्टीटास्किंग, पहले क्या होता था कि एक बार में एक ही काम कर सकते हो, लेकिन जब से आपका 5वीं पीढ़ी आई तो मल्टीटास्किंग, आज के टाइम पर आप देखते हैं कि एक तरफ हमारे गाने चल रहे हैं, एक तरफ कोई मूवी डाउनलोडिंग पे लगी है, एक तरफ हम किसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और एक तरफ मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ। 4 काम, 5 काम, 10 काम एक साथ होते चलेंगे, इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है, और जो कि कंप्यूटर में आपका 5वीं पीढ़ी में है ना। मल्टीमीडिया, अलग अलग गाने, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पोर्टेबल PC, आराम से उठाकर इधर से उधर रख दो, बैग में रख लो, ये सभी इसी में आए। और यूजेज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में चला सकते थे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, अल्ट्राबुक, और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में भारत में निर्मित एक परम सुपर कंप्यूटर शामिल है, जिसके बारे में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें पढ़ाऊंगा, परम सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ये हो जाता है कंप्लीट। कल की क्लास में मैंने आपको एक तरफ लैंग्वेज वगैरह सारी लिखाई थी, तो वही अगर आप एक बार और देखना चाहेंगे तो कंप्यूटर की जो मेन लैंग्वेज होती हैं, मशीन या बाइनरी, ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की लैंग्वेज है। प्रोग्राम फिजिकली वायर्ड थे, बाइनरी में कोड किए गए थे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी असेंबली लैंग्वेज,
कोबोल और फोर्ट्रॉन का जस्ट विकास हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग ध्यान देना, स्टार्टिंग हुई थी दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन और कोबोल, कोबोल और फोर्ट्रॉन, इसमें इनका क्या हुआ था, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इन्होंने बड़े लेवल पर इसमें अपडेशन आया, बड़े लेवल पर ये पहुंची है ना। ये फोर्थ जनरेशन में आपकी फेमस है एसक्यूएल, और फिफ्थ जनरेशन में आपकी फेमस है LISP, प्रोलोग, जावा स्क्रिप्ट। ये हमारे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बताऊं, जो कि मैं कल हालांकि एक एक खुद से लिख करके बता चुका था मैं कल, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक ही जगह पर और ज़्यादा डिटेल में आप देखोगे तो आप देखोगे एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, सीक, IBM 701, IBM 650, ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के हैं। अटलस, IBM 1620 है ना, CDC 1604, हनीवेल 400, ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। CDC 6600, PDP 8, PDP 11, हनीवेल 6000, IBM 360, IBM 370, यूनिवेक 1108, ये सारे कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप देखोगे कि इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एप्पल सेकंड, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो परम सुपर कंप्यूटर, AI बेस्ड सिस्टम, क्वांटम मशीन लर्निंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें हमारी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि एक बार फिर से मुझे कंफर्मेशन देंगे कि यहाँ तक की सब चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है। सर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, बिल्कुल कराऊंगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं कह रहा हूं आप मुझसे कुछ मत कहो, 10 दिन बिना कुछ कहे एक बार क्लास देखकर देखो, जो भी कुछ तुम कहना चाह रहे हो ना, सब कुछ तुम्हें अपने आप मिलेगा, सब कुछ अपने आप मिलेगा। आप अगर इतनी ज़्यादा हर चीज़ को लेकर परेशान होगे और हर सब्जेक्ट को लेकर परेशान होगे तो तुम परेशानी होते रह जाओगे, पढ़ोगे कब। इन सभी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं, हम लगाते हैं दिमाग, आप परेशान मत हो, ठीक है। बात क्लियर है, ऑल क्लियर है यहाँ तक। सर इसके हैंड रिटन नोट्स 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड करवा दिया करिए, मुझे PDF निकलवानी है, प्रिंट करानी है। नो, किसी भी भाई बहन को PDF निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप PDF के लिए पैसा खर्च करना ही चाहते हैं तो 1 महीने रुक जाओ, जितना भी तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो बिल्कुल इसी कंटेंट के साथ, एक बढ़िया कंटेंट के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको एक बुक देखने के लिए मिलेगी, और फिर तुम्हें नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसमें तुम्हें सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम इस बुक को लो ही लो, नोट्स मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ तुम नोट्स बनाओ, क्योंकि हर तरीके भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं। अगर मैं ये बात कह दूँ तुम नोट्स बनता बुक लेने ला, तो ये कहोगे कि बिजनेस कर रहे हैं। भाई बिल्कुल मत लो बुक, नोट्स बना लो, लेकिन प्रिंट मत करो, क्योंकि प्रिंट से उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता, और प्रिंट में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। बुक 99 रुपये की होगी, 121 की होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा। प्रिंट में तुम 500-600 रुपये फूंक दोगे, उधर तुम्हें ये बैच बहुत महंगा लगता है कहीं कहीं, समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे चीज़ों को लेकर के। अब हम आगे बढ़ें। सर आप क्या अंतर्यामी हो जो हमारे मन की बात जान लोगे? भाई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ चीज़ होती है। काफ़ी समय से, लगभग 5 साल से लगातार ऑनलाइन बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, है ना, उससे पहले ऑफलाइन में। तो उससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि आप लोगों की क्या समस्याएं हो सकती हैं, कहाँ पर आपको डाउट आ सकता है, और वो चीज़ें फिर वहाँ पर सॉल्व कर दी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इस पूरे चैप्टर को जो 2 दिन में पढ़ा, वो एक जगह पर ये है तुम्हारी आंखों के सामने, एक एक करके ध्यान से देखना। अब यहां से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पूरे नोट्स बनाने ही नहीं है। जो भी कुछ पढ़ा है कुछ मत बनाओ, जो भी कुछ तुमने पढ़ा है इस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में कुछ भी नोट्स मत बनाओ, सिर्फ मेरे साथ देखते चलो इस वाली टेबल को। मैं कह रहा हूं ना कि आपकी समस्या का हल निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक एक करके बताऊंगा। टाइम पीरियड का कंफ्यूजन देखो सबसे पहले, है ना, टाइम पीरियड का कंफ्यूजन देखो। फर्स्ट जनरेशन 40 से 56, दूसरी 56 से 64, तीसरी 64 से 71, चौथी 71 से 85, और पांचवी 85 से प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC का, चौथी में VLSIC का, पांचवी में ULSIC, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन चीजों का प्रयोग हुआ, एक ही जगह पे मिल गई। अब आपको मेमोरी में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से होंगी, पहली में भैया हम भूल जा रहे हैं, तो भूलोगे बार बार, सही बात है, अलग अलग पढ़ोगे तो। लेकिन अगर एक एक बार देखोगे तो मैग्नेटिक ड्रम डिले लाइन, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर, तीसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का भी हुआ और मैग्नेटिक डिस्क का भी हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी,
तीसरी में भी सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम आ गई, और चौथी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क, है ना, इन एडवांस सेमीकंडक्टर मेमोरी, इनका प्रयोग होने लगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी स्पीड की, तो स्पीड देखोगे जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है ये मिली सेकेंड में, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, मिली सेकेंड में। दूसरी पीढ़ी किस में मापी जाती है, माइक्रो सेकेंड में। तीसरी पीढ़ी किस में मापी जाती है आपकी, हमारी हम कहेंगे नैनो सेकेंड में। चौथी पीढ़ी पीको सेकेंड में। पांचवी पीढ़ी की स्पीड एक्सट्रीमली हाई स्पीड है, सबसे तेज इसी की है। लैंग्वेज, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज, कोबोल फोर्ट्रॉन का जब शुरुआत हो गई थी। तीसरी पीढ़ी में बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, इन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, इनका और अधिक विकास हुआ, विस्तार बड़े लेवल पर पहुंची। चौथी पीढ़ी में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एसक्यूएल का प्रयोग हुआ। पांचवी में एआई लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोलोग, एलआईएसपी, ऐसी लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहली कंप्यूटर की पीढ़ी में कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया गया था, ना ही ये पूछा जाता। ठीक है, दूसरी पीढ़ी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ। एमएस, डॉस, यूनिक्स, विंडोज, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आ गए। और अब एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के। अगर मैं कंप्यूटर की कौन कौन से कंप्यूटर बने, तो बहुत विस्तार में मैंने तुम्हें बीच में पढ़ा रखा है, लेकिन अगर मैं 5 मिनट में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊं तो ये टेबल है। एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, आईबीएम 1401, सीडीसी 1604, आईबीएम 360, 370, पीडीपी 8, एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर, है ना, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोट्स, एआई कंप्यूटर, ये हमारी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो ये पूरा चैप्टर एक पेज पर समाप्त, बताओ, है ना, ये पूरा चैप्टर एक पेज पर समाप्त। क्या आप लोगों ने मुझसे इसकी डिमांड करी थी? नहीं करी थी, लेकिन मैंने क्योंकि आपसे ये वादा कर दिया कि भाई तुम्हारे लिए जितनी मेहनत, जो कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो सकेगा वो सब मैं करूंगा, तो भाई भरोसा तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, है ना, भरोसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये अब तुम अपने आप तुम्हें ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तुम अगर इस चार्ट को 2 से 3 बार इसी क्रम में पढ़ लोगे ना, अपने आप हो जाएंगी और हो भी चुकी होंगी। एक बार लिखकर देखना कभी खुद से। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आपका आईसी चिप, चौथी में वीएलएसआईसी प्रोसेसर, पांचवी में यूएलएसआईसी प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज की बात करूं, पहली में मशीन लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज, कोबोल फोर्ट्रॉन की जस्ट उत्पत्ति हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो विस्तार है बड़े लेवल पर जो इसका यूज हुआ वो तीसरी पीढ़ी में हुआ। चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज एसक्यूएल, पांचवी में आपकी प्रोलोग, एलआईएसपी, इस तरीके की। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, पहली पीढ़ी में कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बैच हुआ था, लेकिन उसे मानते नहीं है, कंसीडर नहीं करते। अभी आप कहने लगोगे सर आपने तो पहली में बैच लिखवाया है, उसे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरी पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद हम और आगे बढ़े तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, डॉस, ये सभी चौथी पीढ़ी में बने, और पांचवी में एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पर चल रही हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे इसके बाद और हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर किस में बनाए गए। वो स्पीड, पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड, दूसरी में माइक्रो, तीसरी में नैनो, चौथी में पीको, पांचवी में सबसे तेज है। ठीक है, अब बता दो बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है दोस्त, सर आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर चलिए, कुछ ज्यादा ही टाइम खराब हो रहा है। मंदाकिनी दुबे जी, ओके बहन, आपकी बात मान ली, लेकिन बहन हर कोई बच्चा, हर कोई मेरा भाई बहन आपकी तरह बहुत होशियार नहीं है जो चीज़ों को बहुत जल्दी पढ़ लेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें लेकर चलनी रहेंगी इस तरह से ही कि सब आपके साथ चल सके, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी कंफ्यूजिंग, खिचड़ी पक गई दोस्त, पकेगी। सरकारी नौकरी लेना इतना हलवा थोड़ी ना है कि तुम चाहो कि तुम बड़ी आसानी से एक एक लाइन पढ़ करके ले लो सिलेक्शन। नहीं भाई, खिचड़ी पकेगी, सिर में दर्द होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए दिया गया है कि सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, ना कि इसलिए दिया जाता वो आपको पीडीएफ इसलिए नहीं दी जाती, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया जाता कि यही आ जाएगा छपा हुआ। तो वो क्वेश्चन आपको हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलेंगे और वो जरूरी नहीं है, वो तो जस्ट आपको बताने के लिए होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट योर सेल्फ कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। यूपिट, देखो एक चीज आपको समझनी होगी, मैंने टेलीग्राम.com में एक मैसेज पढ़ा बहुत ही बढ़िया सा,
उसमें भाई ने कहा था कि सर प्रत्येक चैप्टर के ना 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देना। मेरे भाई तुम खुद से सोचो क्या कह रहे हो। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहोगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें आपका, क्योंकि मेरे भाई यूपी ट्रिपल एस सी ने कंप्यूटर अभी हाल ही में जोड़ना शुरू किया है, ठीक है, हाल ही में जोड़ना शुरू किया है। और किसी पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, किसी में नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकती है। तो हो सकता है कि किसी चैप्टर से अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी ने 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे हों, 50 तो पूछे भी नहीं है, मैं करा कहां से दूंगा तुम्हें। तो फिर इसके लिए अगर नहीं भी पूछा होगा तो मैं आपको अन्य एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूरी ये है कि जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आखिर क्या होती है। अगर तुम वो पहचानना सीख गए तो आंसर अपने आप निकल करके आएगा आपका, ठीक है। तो अब आप देखोगे टेस्ट और सेल्फ के लिए सभी तैयार हैं। पहला सवाल आपके सामने है, एप्पल सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। यह सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 जो नोटिफिकेशन था 13 मार्च 2023 की चौथी शिफ्ट में यह सवाल तुमसे पूछा गया था। अब आंसर बताएंगे, ठीक है। हाँ, कंबाइंड हैंडरिटन नोट्स की पीडीएफ तब मिलेगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बताओ आपसे क्या पूछा है, एप्पल सेकंड। तो आपके दिमाग जिसमें खिचड़ी पक गई थी, अभी आप कह रहे थे कि भैया खिचड़ी पक गई, तो भाई खिचड़ी वाले दिमाग ने अपने आप आंसर दे दिया होगा, बिना सोचे समझे, बिना ढूंढे, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, हम कहेंगे भैया फोर्थ जनरेशन। क्लियर। सेकंड के अटलस हनीवेल, फर्स्ट के एनिया कैडवेक यूनिवेक सीक, और थर्ड के हमारे IBM 360, IBM 370 आदि। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज घुमा देगा आपसे। कई बार आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया 5 ऑप्शन आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में, आप 5 सवाल नहीं करा रहे, क्योंकि ये किसी अन्य परीक्षा के आपके क्या है, प्रीवियस ईयर है। और ये आपको क्या है मेरे भाई, ये किसी अन्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर है, और इनमें 4 ही सवाल पूछे जाते थे, इसलिए मैं यहां पर आपको 4 ही सवाल करा रहा हूं। बताएंगे क्या कह रहा है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो आप कहोगे सेकंड। एक बार ऐसे भी सवाल पूछा गया था आपसे, एक महिला का नाम दे दिया किसी का, है ना, एक महिला का नाम दे दिया, जैसे अगर मैं आप में से ही ले लूं, मीनाक्षी या पूर्णिमा, 2 नाम मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने अगर ये नाम लिया कि इनका जन्म उस समय पर हुआ था जब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी चल रही थी, तो इनके समय पर बनने वाले कंप्यूटरों में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा। तो आप बड़ी आसानी से कहोगे कि भैया ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया होगा। उत्तराखंड ROARO 2016, एसएससी सीजीएल 2022 वाला जो मेंस हुआ था 2 मार्च 2023 को, उसमें यह सवाल आपसे पूछा था, ठीक है। आगे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, मशीन कोड का प्रयोग कैसे किया गया था। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर की जो स्पेसिफिक बुक आएगी उसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चंस उसमें रखेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था। तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में हुई थी, दूसरी में असेंबली कोबोल फोर्ट्रॉन, तीसरी में आपकी कोबोल फोर्ट्रॉन, और फोर्थ में हमारी SQL। चौथा सवाल देखो, जैसा मैं बता रहा था वही सवाल, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता देता हूं, नहीं भाई, है ना, प्रॉपर एनालिसिस है अलग अलग पेपर्स का, तो याद रह जाता है। एसएससी सीएचएसएल 2022 15 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा, शीला रिमेंबर्स दैट वंस अपॉन अ टाइम इन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन कंप्यूटर, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज इट यूज्ड। शीला को याद आता है कि एक जमाने में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, तो किस पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया होगा। आप कहेंगे भैया सेकंड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यूपी पीसीएस मेंस जीएस के सेकंड पेपर 2016 में पूछा गया था, हालांकि 2016 को हुए आज से 10 साल हो चुके हैं, तो हमें ये रेफरेंस देना कि इसमें पूछा गया था और मेंस के पेपर में पूछा गया था वो अलग बात है, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है ना। तो अब इसका तो महत्व नहीं है, लेकिन हाँ सवाल ये पूछा, ऐसे बन जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। हिंदी में एकीकृत सर्किट को हम, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम समेकित परिपथ कहते हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या होगा, होमवर्क में आप मुझे बताओगे कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से
किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये है मेरे भाई आपका आज की क्लास, ये है आपका चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी जो ये क्लास है वो चलेगी मंडे टू फ्राइडे। तो अब मेरी आपसे जो मुलाकात होगी वो होगी सैटरडे मतलब मंडे को। तो ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का। आपको आज की क्लास कैसी लगी? हमने ये टोटल जो आपसे 5 सवाल करे, इनमें आपका स्कोर कितना रहा? जो लास्ट में मैंने तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स की तरह एक टेबल दे दी, तुम नोट्स मत भी बनाना इस वाले चैप्टर के, तुम सिर्फ इस टेबल को बना लेना, उसका रिवीजन करना, तुम्हारा सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहां पर बता सकते हो क्लास कैसी लगी? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। टेलीग्राम डाउट ग्रुप जब रात में ओपन होता है वहां पर बता सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे आप सभी के कमेंट दिखाई देते हैं, आप इस बात से परेशान मत हुआ करो कि भैया हमें आपके कमेंट दिखाई नहीं, आपको हमारे कमेंट दिखाई नहीं देते, आप रिप्लाई नहीं करते। बच्चे मेरे भाई बहन, बच्चे थोड़ी सी हैबिट है क्योंकि हर बच्चों को पढ़ाते हैं हर साइज मतलब उसके, है ना। तो इसलिए तो कोई बड़ा भाई अगर होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझसे बच्चा कैसे कह दिया, भाई वो एक हैबिट हो जाती है। बाकी तो आपको क्या करना है, मैं क्या कह रहा था भूल गया ठीक है। तो वहां पर आपको मुझे बता देना है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आपको क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना रहा, और बस ये एक टेबल आप बना लीजिएगा, इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लास रहेगी, सोमवार को मैं आपसे मिलूंगा। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।